हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आरएम स्टडी। मैं केडी आपको फिर से स्वागत करता हूं आपकी पसंदीदा चैनल आरएम स्टडी पे। इस चैनल में अभी जो सेशन चल रहा है और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के ऊपर है। आज जो सेशन चल रहा है स्पेशली ये वाला जो अल्टरनेटिंग करंट का पहला भाग गया है उसका दूसरा भाग है, क्योंकि मैं आपको बोल कर रखा था कि अल्टरनेटिंग करंट जो है वो थोड़ा ज़्यादा क्लास लेगा आपका, क्योंकि पहले इसको आपको समझना ज़रूरी है, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट के ऊपर बहुत ही प्रॉब्लम आता है और फंडामेंटल में भी अल्टरनेटिव करंट से ही बीट करता है लड़कों को। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ अल्टरनेटिव करंट एक ऐसी चीज़ है, एक बार आप अगर इसको समझ जाए तो ये जो सेशन है इतना मज़ेदार हो जाएगा आपके लिए और इतना आपको कॉम्पिटिटिव करियर में आपको बहुत हेल्प करेगा, आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसलिए इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अटेंड कीजिए। जो पहला वाला सेशन नहीं देखे हुए हैं उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा। आप लिंक से थ्रू से जाके आप वो वाला वीडियो भी देख सकते हैं। कितना अच्छा सा वीडियो है जिसमें सारे चीज़ डिटेल में आपको बताया गया हो। ठीक है, ये वाला सेशन को इस तरह से कंटिन्यू करते रहिए तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो दोस्तों चलते हैं आज के सेशन को शुरू करते हैं। जो इस चैनल में अभी नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए, क्योंकि वीडियो का रिलेटेड हर जो नोटिफिकेशन आपको आता रहेगा। और बहुत सारे लड़के कह रहे थे कि सर कंटिन्यू क्लास कीजिए, कंटिन्यू क्लास कीजिए। आज मतलब इस नवंबर से आपका कंटिन्यू क्लास शुरू होगा, क्योंकि बीच में थोड़ा परेशानी था मेरा पर्सनल प्रॉब्लम कुछ था और मेरा एग्जाम भी रह गया था बीच में, तो इसलिए थोड़ा वीडियो करने में बहुत तकलीफ हो रहा था। तो यहाँ से आपका जो सेशन कंटिन्यू रहेगा, ये मेरा वादा है आपसे। तो चलते हैं आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि इधर मैं लिख कर रखा हूँ, ये वाला है अल्टरनेटिव करंट चैप्टर का अब जो क्लास शुरू हो रहा है। तो अल्टरनेटिव करंट चैप्टर का मैं आपको पहले बताया था कि तीन चीज़ जनरली इधर यूज होता है। एक है आपका रेजिस्टेंस, एक है आपका कैपेसिटर, दूसरा है आपका इंडक्टर। ये जो तीन बेसिक चीज है ना आपका एसी सर्किट में यूज होता है। तो इन तीनों का फायदा क्या है, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इन तीनों का फायदा क्या है। पहले देखिए, एक कंडीशन आता है रेजिस्टर, प्योर कैपेसिटर, प्योर इंडक्टर। मतलब जो सर्किट ओनली रेजिस्टर को कंटेन करके रहेगा ये हो जाएगा आपका प्योर फॉर्म, मतलब प्योर रेजिस्टेंस सर्किट। ऐसे ही जो रेजिस्टेंस है ना उसका प्योर फॉर्म में वो ही है उसका प्योर फॉर्म रेजिस्टेंस का। पर कैपेसिटेंस और इंडक्टर का जो है उनका प्योर फॉर्म है जिस सर्किट में ओनली कैपेसिटेंस वैल्यू आपका रहेगा, जिस सर्किट में आपका ओनली कैपेसिटर कंटेन करके रहेगा वो होगा आपका प्योर कैपेसिटर। तो इसी तरह से जिस सर्किट में ओनली इंडक्टर आपका कैरी करके रहेगा वो होगा आपका प्योर इंडक्टर। समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा बात मैं डिटेल में समझाऊंगा, ये सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मैं उसके क्लास शुरू करूंगा, मतलब जो उसका ओरिजिनल क्लास जो शुरू करूंगा तो तभी आपको कॉन्सेप्ट समझ में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्योर फॉर्म। तो प्योर फॉर्म में क्या होता है, देखिए प्योर फॉर्म में इधर आपका ओनली रेजिस्टेंस कंटेन करके रहता है, इधर आपका ओनली कैपेसिटेंस कंटेन करके रहता है, इधर आपका ओनली इंडक्टेंस कंटेन करके रहता है। इस तरह से क्या कैपेसिटर और इंडक्टर का कोई एक प्योर फॉर्म नहीं रहता है, क्योंकि हर चीज जो है स्मॉल अमाउंट का रेजिस्टेंस कैरी करके। जैसे कि हम बात करते हैं अगर इंडक्टर की बात करें, देखिए इंडक्टर कैसे फॉर्म होता है, एक आपका आयरन रोड रहता है, उसके ऊपर आपका वाइंडिंग रहता है। ठीक है, हम इसको क्या चौक बोलते हैं। पर अगर आप आयरन कोर को रिमूव करके ओनली वाइंडिंग मतलब ओनली कॉइल को ऐसे रखेंगे, ये हो जाएगा आपका इंडक्टर फॉर्म। तो इसमें क्या होगा, आपका रेजिस्टेंस का वैल्यू जो होगा नेग्लिजिबल होगा, पर थोड़ा सा अमाउंट का होगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ प्योर फॉर्म हम किसी चीज़ में नहीं पा सकते, तो उसमें कुछ अमाउंट का जो है रेजिस्टेंस आपका प्रेजेंट रहेगा। इसलिए देखिए ये जो इंडक्टर जो मैंने अभी फॉर्म किया इसमें आपका रेजिस्टेंस बहुत ही नेग्लिजिबल है, मतलब नियर अबाउट जीरो, जो वैल्यू है नियर अबाउट जीरो। ठीक है, तो ये जो चीज़ है इधर आपका
जो इंडक्टर फॉर्मेशन हो गया। तो इस तरह सा जो है चीज़ जो है चलता हुआ चलेगा। इस तरह से कैपेसिटर में जो है कुछ अमाउंट का रेजिस्टेंस को कैरी करना पड़ेगा। जो ये है ना प्योर फॉर्म हम कहाँ भी यूज़ नहीं कर सकते, इसका भी रीज़न है, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर देखिए अगर मैं प्योर कुछ चीज़ यूज कर रहा हूँ, प्योर कोई भी चीज़ अगर मैं प्योर में यूज कर रहा हूँ तो आपका क्या हो जाएगा, उस टाइम पावर आपका जीरो हो जाएगा। मैं ये भी बताऊँगा कैसे पावर जीरो होगा आपको, ये जो सारे चीज़ होगा अब हम समझ के चलेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अभी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अभी हम बात करते हैं प्योर रेजिस्टिव सर्किट के बारे में। देखिए प्योर रेजिस्टिव सर्किट में आपको क्या बताया था, सिर्फ ओनली एक रेजिस्टेंस कैरी करेगा उस सर्किट में। तो उस सर्किट में अगर मैं बात करूं सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस आपका कैरी करेगा इस तरह सा। ठीक है, अगर एक ही रेजिस्टेंस कैरी कर रहा है उसका मतलब क्या है, सर्किट प्योरली रेजिस्टिव, क्योंकि ओनली ही रेजिस्टर उसमें कनेक्टेड है। सिंपल सी बात है। तो अब अगर आगे जानना चाहे, मतलब इससे अगर आगे बढ़ना चाहते हैं हम, तो आपको पता होगा कि रेजिस्टिव सर्किट में पावर फैक्टर आपका यूनिटी है। क्यों मैं बता, रेजिस्टिव सर्किट में क्या होता है, ये जो वोल्टेज का फैक्टर और करंट का फैक्टर वो दोनों एक ही लाइन में रहता है। ये थोड़ा इधर उधर हो रहा है मेरा, देखिए एक है आपका, ये अगर मान लीजिए वोल्टेज है, ये हो गया आपका करंट है, ये सिर्फ आपका एक ही डायरेक्शन पे फ्लो होता रहता है। मतलब आपका जो फेज एंगल निकलते हैं cos फाई, ठीक है, cos फाई करंट और वोल्टेज का अंदर कोई भी आपका एंगल नहीं रहेगा, तो जो फाई का वैल्यू है इधर आपका क्या हो जाएगा, cos 0 डिग्री। ठीक है, तो cos 0 डिग्री, cos 0 का क्या है, 1 ही है। इसलिए हम बोलते हैं कि रेजिस्टिव सर्किट में पावर फैक्टर हमारा यूनिटी है। तो अगर इधर आपका पावर फैक्टर यूनिटी है तो इधर आप पावर निकल सकते हैं, क्योंकि P इज इक्वल टू वी आई कॉस फाई, ये तो आपको पता होगा ये वाला फॉर्मूला। अगर आपका पावर फैक्टर इधर यूनिटी है तो आपका P इज इक्वल टू वी आई आपका जो पावर आएगा। ठीक है, ये वाला सवाल आपको एग्जाम में कंफ्यूज कर रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा करेगा, क्योंकि देखिए प्योर इंडक्टर और प्योर कैपेसिटर में पावर जीरो है, पर प्योर रेजिस्टेंस की अगर बात करेगा तो उसका अमाउंट मतलब पावर कैलकुलेट हो सकता है। इस चीज़ को थोड़ा मार्क करते हुए चलिए। ठीक है, मैं बताऊंगा क्यों जीरो हो रहा है उधर। ठीक है, अब शायद कुछ समझने में दिक्कत नहीं है। देखिए प्योर रेजिस्टिव सर्किट में ज़्यादा समझना क्यों, कुछ भी ज़्यादा समझना नहीं चाहिए, क्योंकि जो बेसिक हम पढ़ के आए हैं वो सिर्फ प्योर रेजिस्टिव सर्किट के बारे में ही पढ़ के आए हैं, अब तक जो बेसिक फंडामेंटल से पढ़ते आए। अब चलते हैं प्योर इंडक्टर की बारी। दोस्तों किस तरह से आएगा, कुछ इस तरह से आएगा, आपका ओनली इंडक्टर जो कैरी रहेगा। ठीक है, जो सर्किट में सिर्फ इंडक्टर ही कैरी करके रखेगा, तो इसको हम बोलेंगे ना प्योर इंडक्टिव सर्किट। तो प्योर इंडक्टिव सर्किट में क्या होता है, मैं आपको पहले बताया था, क्योंकि प्योर इंडक्टिव सर्किट कुछ नहीं होता है, उसमें आपका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल अमाउंट में रहता है, और उस टाइम हम क्या करते हैं कि रेजिस्टेंस को जीरो मान लेते हैं, क्योंकि प्योर इंडक्टिव सर्किट में रेजिस्टेंस जो है जीरो। ये भी एक आपके सवाल है, क्योंकि ज़्यादातर सवाल पे ये पूछता है कि प्योर इंडक्टिव सर्किट पर रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है, आपका जीरो है। ये चीज़ जो है नोट कर लीजिए, प्योर इंडक्टिव सर्किट में रेजिस्टेंस का वैल्यू जीरो है। अगर पूछेगा प्योर इंडक्टिव सर्किट का कौन सा वैल्यू मैक्सिमम, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस का वैल्यू ज़्यादा होगा, सिंपल सी बात है। तो अब चलेंगे हम मुद्दे के ऊपर। मुद्दा ये क्या है, तो अगर मैं प्योर इंडक्टिव सर्किट में वेवफॉर्म की बात करता हूँ, ये हो गया आपका वेवफॉर्म। ठीक है, अगर मैं इधर आपको वेवफॉर्म की बात करता हूँ तो वेवफॉर्म आपका क्या होगा, देखिए पहले तो आपको दो तरह का वेवफॉर्म का पता है, एक है वोल्टेज का, एक है करंट का, सिंपल सी बात है। तो प्योर इंडक्टिव सर्किट में क्या होगा आपका, तो वोल्टेज वेव जो है पहले शुरू हो जाएगी इस तरह सा। ये हो गया आपका वोल्टेज का वेवफॉर्म, इधर मैं मार्क कर लेता हूँ, ये है आपका वोल्टेज का। तो उसके बाद आपका आता है करंट का वेवफॉर्म, कुछ इस तरह सा, यहाँ पे शुरू होगा। ठीक है, ये हो गया आपका करंट का वेवफॉर्म। तो देखिए दो वेवफॉर्म इधर आप देख रहे हैं, एक है आपका वोल्टेज का, दूसरा है आपका करंट का। तो इधर जो हो रहा है
इधर एक आपका ये हो गया, पहले आपका कौन आएगा, वोल्टेज। वोल्टेज क्या करता है, उसके बाद करंट आ रहा है, कुछ इस तरह से। ये हो गया आपका वोल्टेज, ये हो रहा है आपका करंट। तो प्योर केस में इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस रहेगा, क्योंकि देखिए फेज डिस्प्लेसमेंट जो है 90 डिग्री का फेज डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। इधर आप देख रहे हैं, क्योंकि आपको पता है एक साइकिल में, अगर आपको पता नहीं तो इधर मैं आपको और एक बार बता रहा हूँ, जो एक साइकिल है ना, ये जो कंप्लीट साइकिल वो है आपका 360 डिग्री। एक जो फुल साइकिल जो कंप्लीट होने के लिए आपको 360 डिग्री लगता है। तो देखिए एक साइकिल कंप्लीट होने के लिए आपको ये देखिए, ये लिख रहा हूँ मैं फुल साइकिल। फुल साइकिल कंप्लीट होने के लिए आपको लगता है 360 डिग्री। देखिए ये है आपका 0 डिग्री, ये है आपका 90 डिग्री, ये हो गया आपका 180 डिग्री, ये हो गया आ गया 270 डिग्री, ये हो गया आपका 360 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपका वेव जो बनता है, तो फुल साइकिल आपका कंप्लीट होता है 360 डिग्री में, हाफ साइकिल आपका बनता है 180 डिग्री में, ठीक है। फुल साइकिल बनता है आपका 360 डिग्री में, हाफ साइकिल बनता है आपका 180 डिग्री में, और एक है क्वार्टर साइकिल। क्वार्टर साइकिल आपका बनता है 90 डिग्री में। ये तीन आप नोट कर लीजिए। फुल साइकिल आपका बनता है 360 डिग्री में, हाफ साइकिल आपका बनता है 180 डिग्री में, और है आपका क्वार्टर साइकिल बनता है आपका 90 डिग्री में। तो इधर देख सकते हैं, क्यों मैं इधर जो बोला कि वोल्टेज और करंट 90 डिग्री फेज डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, ये जो है ना, देखिए ये जो गैप है, ये क्वार्टर साइकिल के बाद आपका करंट शुरू होना आ जाएगा। तो इधर क्या होता है, देखिए वोल्टेज आगे आ रहा है, देखिए जो भी आगे रहेगा उसको हम क्या बोलते हैं कि एक टीम में ये आगे है, मतलब वो लीड कर रहा है इस टीम को। सिंपल सी बात है, देखिए एक टीम में अगर मैं खड़ा हूँ इधर सामने, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ लड़के को लेकर लीड कर रहा हूँ, मतलब मैं लीडिंग ले रहा हूँ ना। इसलिए इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज लीड करेगा, ठीक है। वोल्टेज लीड द करंट, ये नोट आप बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आपको कंफ्यूजन में डाल सकता है। इधर आप लिख सकते हैं वोल्टेज, सिर्फ भी लिख लेता हूँ, आप नोट कर में लिख लीजिए, वोल्टेज लीड द करंट, ठीक है, और करंट लेग बाय द वोल्टेज। इन दोनों चीज अगर आपको दिया गया है ऑप्शन में और पूछ रहा है कि कौन सा सर्किट है, तो आप उधर सिंपली जब आपको दिया होगा वोल्टेज लीड द करंट, ठीक है, वोल्टेज लीड द करंट मतलब वोल्टेज आगे आ रहा है, तो वो हो जाएगा आपका इंडक्टिव सर्किट। अगर करंट दिया है करंट लेग बाय द वोल्टेज, देखिए करंट लेग कर रहा है, किससे लेग कर रहा है, वोल्टेज से लेग कर रहा है, तो सर्किट आपका आ जाएगा इंडक्टिव सर्किट में। ये दो चीज आप मार्क करके लिखिए, और ये उस वाला सेक्शन को खास करके इंपॉर्टेंट मार्क करके नोट कर लीजिए। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए वोल्टेज लीड द करंट आपको पता चल गया, क्योंकि इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज आपको सामने आ रहा है। करंट लेग बाय द वोल्टेज, करंट पीछे आ रहा है, इसलिए बोल रहा हूँ हम करंट लेग द वोल्टेज। इन दोनों चीज को आप मार्क करके रखिए, पहली बात। अब हम बात करेंगे कि एक्चुअली में इधर पावर क्यों जीरो होता है। आपको मन में डाउट आ रहा होगा कि पावर जीरो क्यों होता है, सर बार बार बोल रहे हैं कि पावर जीरो होगा, तो चलते हैं उसको भी हम जान लेते हैं। तो अगर हम बात करते हैं पावर की, तो P इज इक्वल टू VI cos फाई, ये तो आपको फॉर्मूला में आपको पहले बता के रखा हूँ। सिंपल सी बात है, कोई भी तकलीफ नहीं, सिर्फ आप समझ जाइए ना। एक बार आप अगर समझ जाएंगे ना, कोई भी दिक्कत नहीं होगा आपको, ये मेरा मानना है। चलते हैं आगे। अगर मैं आपको इधर पूछूं कि भैया इधर क्या हो गया, वोल्टेज को वोल्टेज रह गया, करंट को करंट रह गया, सिंपल सी बात है। पर कोस थीटा जो है, कोस थीटा जो इधर, थीटा का वैल्यू कितना आएगा बताइए, कितना आएगा। अगर मैं पूछूंगा आपको इधर थीटा का वैल्यू क्या आएगा, आप सिंपल से बताइए कि सर आप बोले हैं कि वोल्टेज और करंट के बीच में 90 डिग्री का फेज डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, कोस थीटा का वैल्यू जो इधर आपका आ जाएगा कोस 90 आ जाएगा। अगर इधर आपका कोस 90 आ गया, उसका मतलब पूरा का पूरा
सर्किट ही सॉल्यूशन हो गया। क्योंकि इधर आप देख सकते हैं जिनको वैल्यू पता होगा cos 90 का वैल्यू, cos 90 का वैल्यू क्या है 0 डिग्री तो है। अगर cos 0 डिग्री बता दिया, cos 90 का वैल्यू 0 है ये आपको पता है। अगर cos 90 का वैल्यू मैं इधर 0 पुट कर लेता हूँ तो क्या होगा, अगर 0 किसी से भी टकराए वो 0 बन जाता है। ठीक है, तो पूरा सर्किट का पावर क्या हो जाएगा 0। सोल्यूशन हो गया कि पावर क्यों 0 हो रहा है। देखिए ये एक तरीका है, दूसरा भी एक तरीका मैं आपको बताता हूँ। दूसरा पावर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है आपको पता है, I²R। मैं आपको बताया था क्या कि प्योर इंडक्टिव सर्किट में आपका रेजिस्टेंस क्या होता है, नेग्लिजिबल अमाउंट का रहता है, पर हम 0 लेते हैं उसको। तो इधर क्या हो जाएगा I²R का वैल्यू अगर मैं 0 पुट कर लेता हूँ, सेम ही बात होगा, पावर क्या होगा 0 हो जाएगा। जिस तरीके से आपको समझना है समझिए, पर ये है एक्चुअल कंसेप्ट जिसके वजह से इधर पावर जो है 0 हो रहा है। तो आप इसको पहले नोट कर लीजिए, आपके लिए इम्पोर्टेंट है बहुत। तो मेरा ये मानना है कि इतना बहुत है और काफ़ी है आपको समझने में। ठीक है, कर लेते हैं। देखिए प्योर कैपेसिटिव सर्किट आपको मैं पहले से बोल कर रखा हूँ कि प्योर कैपेसिटिव सर्किट में क्या होगा, सर्किट्स ओनली आपका कैपेसिटेंस को कैरी करेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। प्योर कैपेसिटिव सर्किट में क्या होगा कि सर्किट ओनली आपका कैपेसिटेंस को कैरी कर करेगा। अगर ये मतलब अगर इंडक्टिव सर्किट को कंपेयर करते रहेंगे तो वो वाला कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ फेज एंगल में डिफरेंस हुआ। क्यों, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आपको फेज एंगल के बारे में पता है कि भाई फेज एंगल तो ऐसा रहता है। तो फेज एंगल में क्या होता है, पहले जो कर्व जाएगा इस तरह सा, जो पहला जो कर्व आएगा ये वाला कर्व आपका हो जाएगा करंट का। आई सिर्फ लिख लेता हूँ, ये वाला कर्व आपका आ जाएगा करंट का कर्व। दूसरा जो कर्व आएगा 90 डिग्री में, आपको बताया था 90 डिग्री में इस तरह सा डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, नाइन्टी डिग्री ये वाला आपका आ जाएगा वोल्टेज कर्व। तो इधर आपको क्या पता चल रहा है, इधर आपको क्या पता चल रहा है, जल्दी बताइए क्या पता चल रहा है। मैं आपको मतलब इंडक्टिव सर्किट में बोल के आया हूँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आप इधर बता देंगे कि भैया हमारा करंट जो है लीड ले रहा है किससे, वोल्टेज से। करंट लीड मतलब ले रहा है किससे, वोल्टेज से। मतलब वोल्टेज हो जाएगा आपका रेफरेंस, करंट आपका लीड रह रहा है इस तरह से। ये हो गया आपका करंट, ये हो गया आपका वोल्टेज। सिंपल सी बात है। कितना फेज डिस्प्लेसमेंट आ रहा है 90 डिग्री का फेज डिस्प्लेसमेंट। सिंपल सी बात है, यहाँ तक 90 डिग्री का फेज डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो इधर आपको इस मतलब उधर जो 2 पॉइंट लिखा हुआ था, इधर भी 2 पॉइंट आपको लिख रहा हूँ, आप उसको नोट कर लीजिए। देखिए इधर आपका सिंपल सी बात होगा, करंट लीड द वोल्टेज, करंट लीड द वोल्टेज। दूसरा क्या हो सकता है जल्दी बताइए, वोल्टेज लेग बाय द करंट। ये जो 2 चीज है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप जितना जल्दी हो सके इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में आपको कंफ्यूज कर रहेगा। क्योंकि आप सिंपल सी बात है, ज़्यादा मैं भी जो पहले पढ़ रहा था मेरा कंसेप्ट भी कुछ इस तरह सा कि भैया लेगिंग दिया है तो इंडक्टिव सर्किट, लीडिंग दिया है तो कैपेसिटिव सर्किट। ये मेरा कंसेप्ट सिंपल सी था, पर थोड़ा आपको इधर चेंज करना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर ने जितना कंफ्यूज करेगा आपको ना एग्जाम में, इस क्वेश्चन के ऊपर आपको पता नहीं चलेगा। क्योंकि वोल्टेज लेग बाय द करंट आप इंडक्टिव सर्किट में चूज करके आ जाएंगे, पर होगा आपका गलत। सिंपल सी बात है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, समझिए कंसेप्ट, समझिए क्यों लीड हो रहा है, क्यों लेग हो रहा है। अगर ये वाला कंसेप्ट को आप समझ लेते हैं तो कोई दिक्कत आपका नहीं होगा। तो इधर देखिए, करंट लीड द वोल्टेज। देखिए वेवफॉर्म में पहले आपका कौन आ रहा है, करंट आ रहा है, तो करंट सिंपल से आपका लीड करेगा। देखिए करंट लीड कर रहा है, किसको लीड कर रहा है, वोल्टेज को लीड कर रहा है। इसी तरह से आगे मैं बात करूँ, वोल्टेज लेग कहाँ से हो रहा है, करंट से लेग हो रहा है। वोल्टेज लेग बाय द करंट 90 डिग्री हो गया, सिंपल सी बात। अब हम बात कर लेते हैं पावर के, जो सिंपली जो
पावर किस लिए जीरो होता है, जो मैं आपको पहले बता के रखा हूँ। तो पावर का वैल्यू सिंपल सी बात है, वी आई कोस फाई कोस थीटा, ठीक है। तो इधर थीटा का वैल्यू कितना होगा, सिंपल सी बात 90 डिग्री, जल्दी बता दीजिए यार, ठीक है। थीटा का वैल्यू कितना होगा 90 डिग्री। तो अगर 90 डिग्री हो गया तो क्या होगा, वी आई कोस 90 जब क्या हो जाएगा आपका जीरो। पहले सोल्यूशन करके दिखाऊंगा कोस 90 क्या हो जाएगा आपका जीरो। अगर कोस 90 जीरो हो जाएगा तो टोटल पावर आपका जीरो हो जाएगा। दूसरा भी तरीका है, और एक बात बताया था आपको कि आई स्क्वायर आर, अगर आर का वैल्यू आपका जीरो हो जाता है, होगा क्या, प्योर कैपेसिटिव सर्किट में आपको बताया हूँ तो जीरो ही होगा रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अगर रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा तो आपका पावर कितना हो जाएगा, जीरो। सिंपल सी बात, कंप्लीट, कंसेप्ट क्लियर। अगर इसमें कुछ भी डाउट रह गया हो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं आपको श्योर बताऊंगा, ठीक है। नहीं तो टेलीग्राम चैनल में जो डाउट का जो सेक्शन है उधर आप बता दीजिए तो बहुत अच्छा होगा। मैं देख रहा हूँ क्लास अटेंड कर रहे हैं बहुत, मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा क्लास अटेंड कीजिए। मैं आपको बता के रखा हूँ कि हर संडे आपका क्लास जो होगा कंटिन्यू होगा, पर इस संडे थोड़ा प्रॉब्लम था मेरा, इसलिए संडे नहीं करके मैं मंडे को एग्जाम कंडक्ट किया था। टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कीजिए, उधर हर वक्त आपका मतलब एग्जाम पैटर्न के हिसाब से आपका एग्जाम कंडक्ट किया जा रहा है। जितना आप एग्जाम फेस करेंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस आएगा एग्जाम की ओर, ठीक है। तो एग्जाम अटेंड कीजिए, वो पहली बात है मेरा। आप जितना ज़्यादा एग्जाम अटेंड करेंगे आपके लिए बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप एग्जाम जो है अटेंड कीजिए। तो इस सर्किट में मेरे हिसाब से आपको और कुछ डाउट नहीं रहा होगा। तो चलते हैं, जो अभी हम बात करने जा रहे हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, बहुत कॉमन चीज़ है जो हमारा ज़्यादा मिस्टेक हो रहा है, उस कॉमन चीज़ के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। तो देखिए, ये आपका एक साइकिल है, ये तो आप सबको पता होगा। ये आपका एक साइकिल है, ठीक है। तो इस साइकिल में जो वेरिएंट रहता है, मतलब वेरिएंट मतलब उसका वैल्यू के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। ये वाला जो चीज है ये हो गया आपका एम्पलीट्यूड, ठीक है। ये जो रह गया आपका ये हो गया मैक्सिमम पॉइंट, ठीक है। ये होगा आपका मैक्सिमम पॉइंट। ये जो हर इंस्टेंट में ऐसा मार्किंग कर रहा हूँ ना, इसलिए ये वाला को मैं बोल सकता हूँ इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इंस्टेंटेनियस वैल्यू इस तरह से अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये है आपका फुल साइकिल। ये जो छोटा छोटा जो चीज है ना आपको जानना जरूरी है। तो देखिए, इधर मैं आपको साइकिल के बारे में बता दिया हूँ ऑलरेडी। तो साइकिल क्या है, अगर आपको पूछा जाएगा कि साइकिल क्या है, ये सिर्फ आपका भाई के लिए मैं बोल रहा हूँ, मतलब क्वेश्चन जहाँ पूछ सकता है आपको। अगर कोई बोलेगा आपका साइकिल क्या है, कि साइकिल क्या है, एक वेव का एक कंप्लीट पाथ जो बोलते हैं, एक कंप्लीट पाथ को हम एक कंप्लीट साइकिल बोलते हैं। देखिए, ये हो गया आपका पहला इंस्टेंट पॉइंट, उधर से मैक्सिमम गया, फिर आके जीरो हो गया 180 पे, फिर मैक्सिमम हो रहा है 270 पे, फिर आके जीरो हो रहा है 360 पे। ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए, ये जो पॉइंट है ये आपका है 90 डिग्री, ये जो पॉइंट, ये वाला पॉइंट ये है आपका 180 डिग्री, ये वाला जो मिडिल वाला पॉइंट ये होगा आपका 270 डिग्री, ये वाला पॉइंट तो आपको आज यूजुअल पता है 360 डिग्री। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इस तरह से आपका एक साइकिल जो है कंप्लीट होता है। उस तरह का अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूँ, अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करता हूँ तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, सिंपल सी बात है। फ्रीक्वेंसी क्या होगा बताइए। फ्रीक्वेंसी बारे में आपको भी पता होगा कि नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड, ठीक है। इधर भी मैं लिख लेता हूँ, जिनको पता नहीं और लिख लीजिए। नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड, ठीक है। नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड को हम बोलते हैं एक फ्रीक्वेंसी। इंडिया का स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी कितना है, आपको बहुत सारे को पता होगा कि इंडिया का स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज।
50 हर्ट्ज का मतलब क्या है, आपका वो 1 सेकंड में 50 साइकिल क्रॉस कर रहा है। मतलब अगर मैं टाइम की कंस्टेंट की बात कर रहा हूँ कि इधर आपका कंप्लीट हो रहा है 1 सेकंड, ठीक है, तो 1 सेकंड में इंडिया का फ्रीक्वेंसी हिसाब से क्या होगा, 1 सेकंड में आपका 50 हर्ट्ज इस तरह से जो साइकिल है वो 50 साइकिल 1 सेकंड में पास करेगा ये वाला पॉइंट को, ठीक है। इसलिए इंडिया का स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी है आपका 50 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी के बारे में पता चल गया आपको। अब पता होना चाहिए आपको टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड सिंपल सी बात है, फ्रीक्वेंसी को देखिए 1/फ्रीक्वेंसी, ये हो गया टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, अगर फ्रीक्वेंसी इनवर्स अगर बोल लेते वो होगा आपका टाइम पीरियड, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी का पता चल गया, टाइम पीरियड के बहुत छोटा छोटा डेफिनेशन है, आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है। और एग्जाम में ज़्यादा गिराता है इस वाला प्रॉब्लम, ये वाला फॉर्मूला को F = 1/T, इसको आप नोट कर लीजिए। ज़्यादा एग्जाम पे आपको ये वाला प्रॉब्लम आपका गिराता है। और एक प्रॉब्लम अभी जो ट्रेंड में है वो वाला प्रॉब्लम मैं आपको बता रहा हूँ कि एक अल्टरनेटर दिया गया है, या आप जो भी बोल सकते हैं, आपको दिया गया है। अल्टरनेटर की बात कर लें, एक अल्टरनेटर दिया गया है, उसमें आपको बताया गया है कि वो एक दो पोल का एक अल्टरनेटर है, 2 पोल का अल्टरनेटर है। आपको पूछा गया है एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में वो कितना फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा या कितना साइकिल जनरेट करेगा, आपको पूछा गया है एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन। तो अगर मैं अल्टरनेटर की बात करूँ, 2 पोल है, एक है आपका नॉर्थ पोल, एक है आपका साउथ पोल, तो एक कंप्लीट रोटेशन में वो कितना साइकिल प्रोड्यूस करेगा आपको पूछा जा रहा है। ये आप दिमाग में रख लीजिए कि एक साइकिल कंप्लीट होने के लिए 2 पोल ही रिक्वायर्ड होता है, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। मतलब 2 पोल में आपका 1 साइकिल ही आपका प्रोड्यूस होगा, ये आप नोट कर लीजिए। 2 पोल में आपका एक ही साइकिल आपका कंप्लीट होगा। इस तरह से आपको जितना भी पोल पूछे कि एक 8 पोल का दिया गया है आपको, एक 8 पोल अल्टरनेटर कितना साइकिल जनरेट करता है, तो सिंपल सी बात है 8 पोल। एक ट्रिक बताऊं, जितना पोल दिया गया होगा बटा 2 कर लीजिए, उतना ही साइकिल होगा। जितना पोल दिया होगा बटा 2, मतलब P/2, ये है उसका फॉर्मूला। जितना पोल दिया गया है बटा 2 कर लेंगे तो उतना साइकिल ही आपका फ्रीक्वेंसी जा रहा है, तो उसका मतलब इधर 4 साइकिल ही फ्रीक्वेंसी जाएगा। सिंपल सी बात है, हो गया ना अभी आसान, कोई भी दिक्कत नहीं है। पहले आप उसको समझ लीजिए, समझने के बाद वो जो सवाल आसानी से सोल्यूशन हो जाएगा आपका। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या है, हर इंस्टेंट में जो मेजर होता है, ठीक है, हर इंस्टेंट में जो मेजर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। एवरेज वैल्यू क्या है, ये तो आपके लिए इंपॉर्टेंट, ये इंस्टेंट 1, इंस्टेंट 2, इंस्टेंट 3, इंस्टेंट 4, इस तरह सा जो चलेगा आपका। तो एवरेज वैल्यू क्या है, सिंपल सी बात, आपको एवरेज का पता है कि एवरेज, अरे कैलकुलेशन में आपको पता ही होगा ना कि एवरेज आपको कैसे निकालना पड़ता है। तो एवरेज वैल्यू कैसे निकालेंगे, हर इंस्टेंट का अगर आप एवरेज निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका एवरेज वैल्यू, हुआ ना सिंपल सी बात। तो क्या कर सकता हूँ मैं, हर इंस्टेंट 1 प्लस इंस्टेंट 2 प्लस इंस्टेंट 3, इस तरह सा इंस्टेंट जितना भी आप इंस्टेंट ले सकते हैं एक हाफ साइकिल में, उसका बट्टा जितना भी n, मतलब जितना इंस्टेंट आप लिए हुए हो, ठीक है, अगर उसको कैलकुलेट कर लेंगे वो हो जाएगा आपका एवरेज वैल्यू, ठीक है, होगा ना सिंपल सी बात। तो अगले क्लास में आपको एवरेज वैल्यू के बारे में बताया था मैं, तो एवरेज वैल्यू कितना है 0.637। आई मैक्स बोल सकते हैं, वी मैक्स भी बोल सकते हैं, ये चीज़ भी आप मार्क कर लीजिए, ठीक है। तो एवरेज वैल्यू की बात तो बारे में पता चल गया। अब आते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, वो है आपका आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू की बात करते हैं, तो आरएमएस वैल्यू क्या है, आरएमएस वैल्यू क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए कि आरएमएस वैल्यू को और 2 नेम है उसका, ठीक है। आरएमएस वैल्यू को और 2 चीज, मतलब उस ठीक है, आरएमएस वैल्यू सिंपल सी बात, इसको पता है आपका कौन सा वैल्यू, रूट मीन
स्क्वायर, ठीक है। रूट मीन स्क्वायर, आरएमएस का जो फुल फॉर्म है रूट मीन स्क्वायर है उसका वैल्यू। इस तरह से उसका भी दो अलग ना है, एक है आपका वर्चुअल वैल्यू, एक है आपका इफेक्टिव वैल्यू। ये भी आपको पता होना चाहिए। आरएमएस वैल्यू का और एक नाम है वर्चुअल वैल्यू और है आपका इफेक्टिव वैल्यू। दो वैल्यू है, एक है वर्चुअल वैल्यू, दूसरा है आपका इफेक्टिव वैल्यू। सिंपल सी बात है। तो आरएमएस वैल्यू आपका कैलकुलेशन कैसा होता है। हाँ, और एक चीज है उसमें मार्क कर लीजिए, जो हीटिंग होता है ना, हीटिंग इफेक्ट, जो हीटिंग इफेक्ट होता है ना, हीटिंग इफेक्ट आपका आरएमएस वैल्यू के लिए ही क्रिएट होता है। तो ये क्वेश्चन में बहुत बार पूछ चुका है ऑलरेडी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप इसको मार्क कर लीजिए। तो आरएमएस वैल्यू क्या है पहले हम इसको पता कर लीजिए। देखिए, एक अगर साइकिल लेता हूँ मैं, कुछ इस तरह से अगर साइकिल लिया तो हर इंस्टेंट में कितना करंट आपका फ्लो हो रहा है, हर इंस्टेंट में आपका कितना, मतलब ये अगर I1, ठीक है, ये होगा आपका I2, ये होगा आपका I3, ये होगा आपका I4, हर इंस्टेंट में कितना आपका करंट फ्लो हो रहा है उसको स्क्वायर। देखिए, रूट मीन स्क्वायर, मतलब पहले आप उसको स्क्वायर करेंगे, हर इंस्टेंट में कितना करंट जा रहा है पहले आप उसको स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने के बाद उसका मीन निकालेंगे, जितना मीन निकलेगा उसको रूट ओवर कर लेंगे तो आरएमएस वैल्यू निकलेगा। देखिए डेफिनेशन में कैसे आपको पता चल रहा है, तो उसका जो फॉर्मूला किस तरह से आएगा आरएमएस का। तो अगर मैं बोला I1, एक इंस्टेंट में I1, तो क्या करना पड़ेगा, पहले मेरे को स्क्वायर करना पड़ेगा। जल्दी बताइए इस तरह से, ठीक है। I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर प्लस I3 का स्क्वायर, इस तरह से IN का स्क्वायर। तो पहले तो मैं भाई स्क्वायर कर लिया, फिर क्या करना पड़ेगा, उनका मीन निकालना पड़ेगा। मीन मतलब जितना आप इंस्टेंट लिए हो उतना उसका, जैसे एवरेज निकालते हैं, मीन एवरेज को बोलते हैं ना, तो उसका पहले मीन निकाल लेगा। मीन निकाल लेने के बाद अब मीन का काम कंप्लीट होगा, अब कौन बाकी रहा, अब है रूट की बारी। तो क्या करना पड़ेगा, उसका रूट ओवर करवा लेंगे, ठीक है। देखिए, स्क्वायर पहले करना पड़ेगा, उसके बाद उसका मीन निकाल लीजिए, फिर उसका रूट ओवर कर लीजिए। सिंपल सी बात, इसलिए तो उसका नाम है आरएमएस, मतलब रूट मीन स्क्वायर, ठीक है। तो अगले क्लास में बताया था आरएमएस वैल्यू का वैल्यू कितना है, 0.707 Imax। उसको आप ये वाला फॉर्मूला के हिसाब से Imax होगा, अगर वोल्टेज में लेंगे तो Vmax। इस तरह सा आप जो है आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू सिंपल सी बात निकाल सकते हैं। चल रहा है पर क्लास बहुत लंबा ही हो रहा है। ये जो चीज़ है ना आपको समझना चाहिए, बहुत कॉन्सेप्ट चीज़ है, कॉन्सेप्ट आपको भी क्लियर होना चाहिए, इसलिए मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि, और बाद में आपको पढ़ने का जरूरत नहीं होगा, क्योंकि एक बार आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना तो नेक्स्ट टाइम उसको पढ़ने के लिए कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि जब आप क्वेश्चन फेस करेंगे ना आपका दिमाग में आ जाएगा, आपके कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में या आंसर होगा, ठीक है। तो दोस्तों आज की सेशन को यही खत्म करते हैं। तो सेशन खत्म होने के पहले मैं और एक बार भी आपको बता रहा हूँ कि टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके उधर ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल में बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उधर पूछा जा रहा है और उसके हिसाब से जो है आपको नोट प्रोवाइड किया जा रहा है। दूसरा चीज़ जो है, हर संडे एग्जाम कंडक्ट किया जा रहा है। आप टेलीग्राम के ग्रुप वाले चैनल में ज्वाइन हो जाइए, उधर आप एग्जाम कंडक्ट कर सकते हैं और आप कोई भी अगर डाउट हो उसमें पूछ सकते हैं, आपको सोल्यूशन दे सकते हैं, ठीक है। हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं उसके बारे में। तो आज के सेशन यही ख़त्म करते हैं। जो इस चैनल में नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए एक मोटिवेशन है। तो आज की सेशन को यही ख़त्म करते हैं। जय जगन्नाथ, जय भारत।